फिल्म की शुरुआत भविष्य के एक धुंधले और रहस्यमय दृश्य से होती है। धरती पर विशाल सिंकहोल्स बन चुके हैं और इनके भीतर से उठने वाले उग्र वोल्केनोज ने तबाही मचा दी है। इन सिंकहोल्स से अजीब और खतरनाक जीव जंतु, जिन्हें क्रीचर्स कहा जाता है, बाहर आने लगे। ये क्रीचर्स इंसानों पर हमला करते और उन्हें बेरहमी से मार डालते। कुछ ही समय में उन्होंने पृथ्वी की 90% आबादी खत्म कर दी। इंसान इन्हें रोकने का कोई उपाय खोज नहीं पाए और इन भयानक जीवों को रीपर्स का नाम दिया गया। बचे हुए इंसानों ने गौर किया कि ये रीपर्स 8000 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं आ सकते। इसकी वजह किसी को नहीं पता थी, लेकिन अपने जीवन को बचाने के लिए शेष बचे लोग पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बसने लगे। वहां सीमित संसाधनों के साथ जीवन बेहद कठिन हो गया था। इन्हीं सर्वाइवर्स में एक लड़का था, हंटर। वह अपनी छोटी सी कम्युनिटी में अकेला बच्चा था। जीवन की एक रास्ता से ऊबकर एक दिन वह उम्मीदों के सहारे पहाड़ से नीचे उतरने की हिम्मत करता है, लेकिन नीचे उसका सामना होता है एक खतरनाक रीपर से। अपनी जान बचाने के लिए हंटर जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ता है। ठीक समय पर वह सेफ लाइन पार कर लेता है। उसकी जान बच जाती है, लेकिन इस घटना के बाद उसके पिता को यह पता चल जाता है कि वह नीचे गया था। यह जानकर उसके पिता बेहद चिंतित हो जाते हैं। वे उसे सख्ती से समझाते हैं, नीचे जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और तुम हर वक्त फिल्टर्स पर निर्भर हो। हंटर अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, मैं और लोगों को ढूंढना चाहता हूँ। उसके पिता जवाब देते हैं, मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया है, अब मैं तुम्हें खोने का खतरा नहीं उठा सकता। यह कहकर उसके पिता अपने दोस्त केटी के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। शिकार के दौरान भी वे अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर परेशान रहते हैं। तब केटी उन्हें समझाती है, देखो वह बच्चा है, बच्चों की प्रवृत्ति ही है नई चीजों को जानने और अनुभव करने की। उसे थोड़ा स्पेस दो। वापसी के दौरान उन्हें प्रोफेसर नीना मिलती है। वे रीपर के खोल से नई नई बुलेट्स बनाकर उन पर प्रयोग कर रही थीं। उनका सपना था कि उनकी बनाई हुई बुलेट किसी दिन इन रीपर्स को खत्म कर सके। हालांकि सालों के प्रयास के बावजूद वे अब तक असफल थीं। रात को हंटर की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। यह देखकर उसके पिता चिंतित हो जाते हैं। तुरंत वे उसका फिल्टर बदलते हैं, जिससे उसकी हालत कुछ संभलती है। लेकिन यह फिल्टर उनका आखिरी था। अब अपने बेटे को बचाने के लिए हंटर के पिता को एक बड़ा फैसला लेना होगा। उन्हें पहाड़ की सुरक्षा छोड़कर नीचे जाना होगा और अस्पताल से नए फिल्टर्स। लेकिन यह कदम उनके लिए कितना खतरनाक होगा, इसका उन्हें पूरी तरह अंदाजा था। आगे क्या होगा? क्या वे सफल होंगे या फिर यह कदम उन्हें और उनकी दुनिया को और संकट में डाल देगा? अगली कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी। नहीं, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। यही बात वह प्रोफेसर नीना से डिस्कस करता है कि वह नीचे जाने वाला है। उसने नीचे जाने के लिए एक सेफ रूट भी ढूंढ लिया है, लेकिन नीना को उसकी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि नीचे कोई सेफ जोन नहीं है। इसलिए वह उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। विल अकेले ही जाने का फैसला करता है। कुछ वेपन्स लेकर वह नीचे जाने के लिए तैयार ही था कि उसकी दोस्त केटी भी उसके साथ आ गई। विल उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन केटी कहती है, मेरा तो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है, अच्छा है ना, मैं हंटर की जान बचा लूं। वेपन्स लेकर दोनों सफर पर निकलने ही वाले थे कि प्रोफेसर नीना उन्हें जाते हुए देख रही थी। आखिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भी विल का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। नीना जानती थी कि जो वह ऊपर रहकर नहीं कर पा रही, वह नीचे अपनी लैब में जाकर कर सकेगी। उसने सोचा कि वह एक ऐसी बुलेट जरूर तैयार कर लेगी जिससे उन रीपर्स को मारा जा सके। ये लोग नीचे शहर तक जाने के लिए एक खास रूट का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां रीपर्स के होने की संभावना कम थी। प्रोफेसर नीना ने यहाँ उन्हें अपनी मॉडिफाई की हुई कंपास दिखाई, जो दूर से ही रीपर्स को डिटेक्ट कर सकती थी, क्योंकि रीपर्स के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बस निकलती थी। काफी चलने के बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां रीपर्स के होने का खतरा था, लेकिन नीना के कंपास ने यहाँ पर किसी भी रीपर के न होने की जानकारी दी और ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत सारे मिलिट्री ट्रक्स खड़े मिले, जो शायद रीपर्स को मारने के लिए आए थे, लेकिन इस लड़ाई में खुद मारे गए। ट्रक्स से विल और केटी अपने सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें लेते हैं। यहाँ उन्हें बहुत सारे ग्रेनेड्स भी मिले, जिन्हें चलाना केटी जानती थी। उन्हें लगा कि अब इन ग्रेनेड्स के जरिए उनका सफर आसान होगा। प्रोफेसर नीना को यहीं पर रीपर का ऑर्गन यानी एक बॉडी पार्ट मिलता है, जिसे वह उठाकर सैंपल के तौर पर रख लेती है। वह आगे और सैंपल कलेक्ट करने लगती है ताकि रीपर्स के बारे में पता चल सके
और उन्हें खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढा जा सके। इसी दौरान केटी प्रोफेसर नीना से बहस करने लगती है। उसे लगता था कि नीना की वजह से उसकी दोस्त और विल की पत्नी की मौत हुई थी। इनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई में बदल जाती है। अचानक दूर से रीपर के होने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वे आगे बढ़कर देखते हैं तो वह रीपर नहीं बल्कि कई घोड़े थे। यह देखकर वे हैरान हो जाते हैं कि रीपर्स जानवरों को नहीं मारते, वे सिर्फ इंसानों को मारते हैं। इसके बाद वे चेयर लिफ्ट तक पहुंचते हैं, जहां से उनका सफर जारी रहता है। अगला चरण पूरा करना जरूरी था। यहाँ पहुंचते ही प्रोफेसर नीना को अपनी कंपास से किसी खतरे का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि पास में ही एक रीपर मौजूद था। थकी निगाहों से खोजते हुए उन्हें एक और टूटे दरवाजे नजर आए। साफ था, मॉन्स्टर यही था। अगर उन्हें अपनी जान बचानी थी तो तुरंत भागना जरूरी था। फिल और प्रोफेसर नीना ने जल्दी से चेयरलिफ्ट में जगह ली, जबकि केटी ने उसकी पावर सप्लाई चालू करने की कोशिश शुरू की। लेकिन जैसे जैसे रीपर करीब आता गया, केटी की घबराहट बढ़ती गई। इसी तनाव में उसने रीपर के पास एक ग्रेनेड फेंका। धमाका बड़ा था, लेकिन मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। चेयरलिफ्ट आखिरकार चल पड़ी, लेकिन दूसरी ओर केटी टावर पर चढ़कर चेयरलिफ्ट के ऊपर कूदने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, बदकिस्मती से वह चेयर के ऊपर सही से लैंड नहीं कर पाई। गिरने ही वाली थी कि अचानक वैल ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। मगर मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। रीपर अब उनके बहुत करीब था और चेयरलिफ्ट की केबल्स को जोर से हिला रहा था। अंततः चेयरलिफ्ट टूट गई और ये लोग नीचे गिर पड़े। अपनी जान बचाने के लिए वे अब दूसरी दिशा में ऊंचाई की तरफ भागने लगे, जहां रीपर्स नहीं पहुंच सकते थे। थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हुए वे एक सुनसान रेस्टोरेंट में रुके। वहीं प्रोफेसर नीना ने उन घटनाओं का जिक्र किया जब ये मॉन्स्टर्स पहली बार धरती पर आए थे। उन्होंने कहा, ये आते ही जैसे रुके नहीं, बिना सोए बिना थके इन्होंने 95% इंसानों को खत्म कर दिया। लेकिन एक अजीब बात थी, इन्होंने इंसानों को खाया नहीं और न ही किसी अन्य जीव को मारा। ऐसा लगता था जैसे इनका मकसद सिर्फ इंसानों को खत्म करना था। क्या यह किसी ने इन्हें डिजाइन किया है या ये खुदा की तरफ से इंसानों को सजा देने के लिए भेजे गए हैं? इन सवालों पर चर्चा करते करते केटी और प्रोफेसर नीना सो गए। वहीं वैल अपनी बीती जिंदगी और अपनी पत्नी को याद करने लगा। उसकी पत्नी हमेशा कहा करती थी, नीना ही वह इंसान है जो इन रीपर्स का हल ढूंढ सकती है। अगली सुबह वे अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार थे। नीचे शहर से जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए वे एक टनल से होकर गुजरने लगे। यह टनल आधी 8000 फीट की ऊंचाई पर थी, जहां रीपर्स नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन जैसे जैसे वे निचली हिस्सों में उतरते गए, अगला खतरा उनका इंतजार कर रहा था। अभी जारी रीपर्स के होने का खतरा था। इसके बावजूद ये लोग टनल के अंदर आगे बढ़ते रहे। यहां विल ने प्रोफेसर मीना को यह नहीं बताया था कि उसका कंपास अंडरग्राउंड काम नहीं करेगा। कई घंटों के सफर के बाद उन्हें एक बड़ी खबर मिली। टनल का दूसरा प्रवेश द्वार बंद था। अब उन्हें दूसरी टनल का रास्ता लेना था। इतने घंटों का सफर दोबारा करना मुश्किल था। यहीं उन्हें एक शॉर्टकट मिला जो छोटी छोटी सीढ़ियों से होकर जाता था। उन्होंने इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन यह जगह लंबे समय से बंद थी, इसलिए वहां पर बहुत से चमगादड़ मौजूद थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, चमगादड़ों ने उन पर हमला कर दिया। फिर भी वे किसी तरह बच गए। आखिरकार वे दूसरी टनल में पहुंच गए, लेकिन यहां आना उनके खतरनाक साबित हुआ। टनल के अंदर पहले से एक रीपर मौजूद था, मानो वह उनका इंतजार कर रहा हो। वे तुरंत अपने सिर पर लगी लाइट्स को ढकते हैं ताकि रीपर उन्हें महसूस न कर सके। फिर भी रीपर ने उन्हें सेंस कर लिया। अब वे टनल के दूसरे छोर की ओर भागने लगे। भागते भागते केटी ने एक ग्रेनेड ब्लास्ट कर दिया। उसे पता था कि डस्ट से रीपर मरेगा तो नहीं, लेकिन उसकी रफ्तार जरूर धीमी हो जाएगी। इस चाल से उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन रीपर अभी भी उनके पीछे था। विल ने पीछे मुड़कर रीपर पर गोलियां चलाईं, पर गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। किस्मत से उन्हें उसी टनल के अंदर एक छोटा सा गार केव दिखा, जिसमें वे छिप गए। रीपर ने अपनी जलती हुई गार के अंदर डाल दी, जिससे वहां का तापमान बढ़ गया और उनकी सांसें भारी हो गईं। विल ने समझदारी दिखाते हुए एक दूसरी तरफ फेंक दी। मैच स्टिक रीपर रोशनी से भट, और इसी मौके का फायदा उठाकर वे गार के दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगे।
जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, रीपर ने अपनी पूंछ से विल पर हमला किया। विल किसी तरह बच निकला, लेकिन केटी, जो सबसे आगे थी, जल्दबाजी में एक और टनल में जा पहुंची। इस टनल में एक और रीपर मौजूद था। रीपर ने उस पर हमला किया और उसे बेरहमी से मार डाला। पीछे से मीना ने केटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। आखिरी मौके पर मीना को एक लैडर दिखाई दी, जिससे वह और विल ऊपर चढ़कर बाहर निकल गए। वे केटी को वहीं छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये गम शायद उन्हें जीवन भर सालता रहेगा। अब वे 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, एक सुरक्षित स्थान पर जहां कोई रीपर नहीं था। यहां से सुरक्षित रहना संभव नहीं था, लेकिन मीना के लिए सेफ्टी से अधिक महत्वपूर्ण उसका मिशन था। उसने लैब की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। इस इलाके में कई ऐसे घर थे जहां अब कोई इंसान नहीं रहता था। उन्हीं में से एक घर के भीतर विल और प्रोफेसर नीना दाखिल हो चुके थे। घर के अंदर खाने पीने की काफी चीजें थीं। नीना ने दोनों के लिए खाना बना दिया। इसी दौरान उसे गल की याद आ गई। यह खाना गल को बहुत पसंद था, लेकिन उनके शहर में यह सादा खाना अब दुर्लभ हो चुका था। खाने के बाद नीना ने विल को समझाना शुरू किया कि कैसे वह डिफरेंट केमिकल्स के मिक्सचर से ऐसी बुलेट तैयार कर सकती है जो रीपर्स को खत्म कर सके। नीना को विश्वास था कि इन रीपर्स के अंदर कोई मैग्नेटिक पावर मौजूद है। एक खास केमिकल कॉम्बिनेशन की मदद से वह इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को एक बॉम्ब की तरह नष्ट कर सकती थी, जिससे इनका मरना लगभग 90% निश्चित हो जाता। विल को इस थ्योरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे तो यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि मीना की दोस्त यानी उसकी पत्नी इस थ्योरी पर विश्वास करती थी। अगले दिन का घटनाक्रम। अगले दिन वे लैब की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉप एक हॉस्पिटल के पास था, जहां से विल को हंटर्स मेडिसिन और फिल्टर्स लेने थे। वह बंदूक हाथ में लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कभी भी और कहीं भी उनका सामना रीपर्स से हो सकता है। प्रोफेसर नीना के कंपास ने अभी तक किसी भी मॉन्स्टर की उपस्थिति का संकेत नहीं दिया था। विल ने जितनी मेडिसिन और सामान संभव था अपने बैग में भर लिया। जैसे ही वे वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि इस हॉस्पिटल में एक रीपर छिपा हुआ है। नीना का कंपास इस बार उसे पहचानने में असफल रहा, क्योंकि वह खराब हो चुका था। संघर्ष का पल, रीपर ने दीवारें तोड़कर उन पर हमला कर दिया। उसने अपने टेंटिकल्स की मदद से विल को कैद कर लिया। प्रोफेसर नीना ने होशियारी दिखाते हुए पास पड़े फायर बॉक्स से एक एक्स निकाली और रीपर की पूंछ पर जोरदार हमला कर दिया। इससे रीपर ने विल को छोड़ दिया। अब उन्हें तुरंत वहां से भागना था, लेकिन भागने से पहले नीना ने सभी ऑक्सीजन सिलेंडर खोल दिए ताकि वहां धुंध पैदा हो जाए और वे रीपर की नजरों से बच सके। नाटकीय मोड। विल ने इससे भी बेहतर एक तरकीब सोची। उसने एक ऑक्सीजन टैंक पर गोली चलाई, जिससे जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। विस्फोट के प्रेशर से रीपर उड़कर इमारत से बाहर जा गिरा। ऊपर से खड़े होकर वे दोनों रीपर को देखते हैं, जो जमीन पर बेजान पड़ा था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे की कहानी में और भी रहस्य छिपे हैं। क्या वो रीपर मरा था या बस बेहोश? ये सवाल सभी के मन में था। विल ने नीना से कहा, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। लेकिन नीना दृढ़ थी। उसने जवाब दिया, नहीं विल, मुझे अपनी लैब तक पहुंचना है। मुझे इन रीपर्स को खत्म करने के लिए एक नई बुलेट तैयार करनी होगी। विल ने उसकी बात मान ली। वे ट्रक में बैठकर नीना की लैब की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे वहां से गए, हमें यह दिखाया गया कि वह रीपर होश में आ चुका था। लैब का दृश्य नीना ने लैब पहुंचते ही काम शुरू कर दिया। दूसरी ओर विल लैब का मुआयना कर रहा था। तभी उसने प्रोफेसर नीना की एक पुरानी तस्वीर देखी। वह तस्वीर देखकर वह चौंक गया। उसमें नीना अपने परिवार के साथ थी। तुम्हारा परिवार भी है? विल ने पूछा। ये सवाल सुनकर नीना की आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस ली और कहा, जिस दिन रीपर्स ने पहली बार हमला किया था, मैं यही लैब में थी। मेरी फैमिली मुझे बुलाती रही, लेकिन मैंने लैब में रुकने का फैसला किया। उसी की वजह से मेरी फैमिली मारी गई। आज मैं जिंदा हूं, लेकिन वो नहीं। यह सुनकर विल भी भावुक हो गया। नीना ने अपनी बात जारी रखी। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि मैं इन रीपर से बदला लेकर रहूंगी, और देख लेना, मैं अपनी फैमिली के लिए उन्हें खत्म करूंगी।
नीना ने यह कहते हुए एक बुलेट शूट की जो रीपर के स्केल पर जाकर लगी, लेकिन स्केल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नीना ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब है कि बुलेट अभी भी परफेक्ट नहीं है। उसने विल से कहा, तुम जाओ अपने बेटे के पास, उसे तुम्हारी जरूरत है। मैं यहां तब तक रुकूंगी जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता। रोड पर विल का सफर, विल ने नीना की बात मान ली और ट्रक लेकर अपने बेटे हंटर के पास लौटने लगा। रास्ते में उसकी कार एक पत्थर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह बेहोश हो गया। होश में आते ही उसने एक डरावनी आवाज सुनी। पास में ही कोई रीपर था। वह जल्दी जल्दी कार के शीशे तोड़कर बाहर निकला और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन रीपर उसका पीछा कर रहा था। लैब में नीना का संघर्ष इधर, नीना अपनी लैब में पूरी तल्लीनता से काम कर रही थी। उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि एक रीपर उसकी लैब में दाखिल हो चुका है। रीपर की आवाज सुनते ही नीना के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मैंने सभी केमिकल कंपोजिशन ट्राई किए? ये सोचते ही उसने तेजी से केमिकल्स मिलाने शुरू कर दिए और एक नई बुलेट बनाने लगी। रोचकता बनी रहती है। अगले पल का इंतजार करे। गोली की आवाज गूंजती है। विल को बचाने के लिए नीना ठीक समय पर पहुंचती है। हैरत अंगेज बात यह होती है कि इस बार नीना की बनाई हुई नई बुलेट से वह भयानक रीपर सचमुच मर जाता है। यह बुलेट कोई साधारण बुलेट नहीं थी। यह नीना के एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी। एक ऐसा हथियार जो इन खतरनाक रीपर्स को खत्म कर सकता था। उसने इस बुलेट से पहले भी एक रीपर को मारा था, लेकिन जैसे ही यह रीपर गिरता है, एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। नीना और विल समझ जाते हैं कि यह रीपर 207 है, कोई जानवर या जीव नहीं, बल्कि रोबोट मॉन्स्टर था। ये इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हैं, नीना कहती है। विल के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन इन्हें बनाया किसने होगा? शायद एलियंस, नीना ने धीमी आवाज में कहा, या फिर उनके भेजे गए रोबोट्स। उन्होंने मरे हुए रीपर की बॉडी का मुआयना किया। इसमें एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज था। नीना ने अनुमान लगाया कि ये रीपर्स हाई एल्टीट्यूड पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग में कोई खामी थी। अब नीना ने अपनी बनाई हुई बुलेट का इस्तेमाल करके और रीपर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। उसने अपना मिशन पूरा किया और अपने कैंप तक पहुंच गई। कैंप में सर्वाइवर्स ने उसे घेर लिया। नीना ने गर्व से एक पायरेट फ्लैग उठाया और उसे हवा में लहरा दिया। यह संकेत था कि उन्होंने रीपर्स के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम बढ़ा लिया है। सर्वाइवर्स ने नीना के बनाए फॉर्मूले से ढेर सारी बुलेट्स बनाई। उनमें से एक पर उन्होंने केटी का नाम लिखा, क्योंकि नीना को अपनी यात्रा और साहस की प्रेरणा कहीं ना कहीं केटी से ही मिली थी। अब सर्वाइवर्स ने रीपर्स के खिलाफ अपनी जमीन वापस लेने की मुहिम शुरू की। वे रीपर्स को खत्म करते गए, लेकिन नीना वहीं नहीं रुकी। वे मरे हुए रीपर की बॉडी को गहराई से स्टडी कर रही थी। कहानी यही मोड़ लेती है। एक दिन नीना और विल टेलीस्कोप से आसमान की ओर देख रहे थे। उनकी निगाहें ठहर गईं। आसमान से 3 विशाल स्पेसशिप्स नीचे आती दिखाई दी। ये एलियंस हैं, नीना फुसफुसाई। स्पेसशिप्स का आकार भयावह था। उनके नीचे आने का मतलब साफ था, एलियंस अब पूरी ताकत से हमला करने वाले थे। आगे क्या होगा? क्या इंसान इन रोबोट मॉन्स्टर्स और उनके निर्माताओं के खिलाफ जीत पाएंगे? यह रहस्य और रोमांच यहीं पर खत्म होता है, या शायद ये एक नई शुरुआत है।